कभी किसी बात को सिर्फ 2-3 बार होते देखकर सच मान लिया है। कभी किसी ने एक बड़ा नंबर बोला और आपका पूरा जजमेंट उसी के आसपास घूमने लगा। या कोई विविड खबर, कोई शॉकिंग इमेज आपके मन में ऐसे चिपक गई कि अब वही दुनिया की सच्चाई लगती है। डैनियल कहनेमान कहते हैं, हम डेटा से नहीं, यादों और पैटर्नों से सोचते हैं। हमारा दिमाग लॉजिक नहीं, कंफर्ट चाहता है। वो छोटी सी जानकारी से बड़ी कहानी बना देता है, एक रैंडम नंबर से पूरी राय सेट कर देता है, और जो बात याद करना आसान हो उसे सच मान लेता है। इसी खेल का नाम है लॉ ऑफ स्मॉल नंबर्स, एंकरिंग इफेक्ट और अवेलेबिलिटी बायस। 3 अदृश्य शक्तियां जो हमारे हर निर्णय, हर डर, हर विश्वास के पीछे काम करती है। हम सोचते हैं कि हम दुनिया को देख रहे हैं, पर असल में हम उसे याद कर रहे होते हैं। यही वजह है कि इन्वेस्टर 2 अच्छे डील्स के बाद खुद को जीनियस समझने लगता है। नेगोशिएटर पहले नंबर से हिप्नोटाइज्ड हो जाता है और आम इंसान मीडिया की विविड स्टोरीज को रियलिटी मान लेता है। ये सब डेटा की गलती नहीं, हमारे दिमाग की कहानी कहने की आदत है। इस हिस्से में हम समझेंगे कि कैसे स्मॉल सैंपल्स हमें ओवर कॉन्फिडेंस देते हैं, क्यों हर एंकर हमारी परसेप्शन को डिस्टॉर्ट करता है, और क्यों अवेलेबिलिटी यानी याद रखने की सहजता हमारे लिए सच्चाई का पैमाना बन जाती है। अगर आप वो व्यक्ति है जो सोचने से ज्यादा सही सोचने की कोशिश करता है, तो ये भाग आपको अपने माइंड के सबसे सटल इल्यूशंस दिखाएगा, क्योंकि कभी कभी बुद्धिमत्ता का पहला कदम होता है डेटा पर भरोसा करना, कहानी पर नहीं। चैप्टर 10 द लॉ ऑफ स्मॉल नंबर्स। छोटे नमूने, बड़े भ्रम। कभी आपने किसी बात को सिर्फ 2-3 उदाहरण देखकर सच मान लिया है? जैसे, मुझे 2 स्मोकर्स मिले जो 90 साल तक जिए, तो स्मोकिंग उतनी भी बुरी नहीं होगी। या मैंने 3 बार उस दुकान से खरीदा और हर बार खराब निकला, मतलब वो दुकान बेकार है। हम सब ऐसा करते हैं क्योंकि हमारा दिमाग छोटे डेटा को भी साबित सच समझ लेता है। यही है डैनियल कहनेमान का 10वां सबक, द लॉ ऑफ स्मॉल नंबर्स। यानी हमारा दिमाग छोटी सैंपल साइज को भी बड़ी सच्चाई मान लेता है। कहनेमान कहते हैं, इंसान का दिमाग स्टैटिस्टिक्स नहीं समझता, वो स्टोरी समझता है, और जब डेटा छोटा होता है तो कहानी बनाना आसान होता है। हम कुछ लिमिटेड एक्सपीरियंसेस से पैटर्न निकाल लेते हैं और फिर उस पैटर्न को यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह मान लेते हैं। पर प्रॉब्लम यह है, जितना सैंपल छोटा होता है उतना ही वो अनरिलायबल होता है। पर सिस्टम एक को ये फर्क समझ नहीं आता। इमेजिन कीजिए 2 हॉस्पिटल्स हैं, एक बड़ा है जहां हर दिन 200 बच्चे पैदा होते हैं, दूसरा छोटा है जहां सिर्फ 15 बच्चे जन्म लेते हैं। अब पूछा गया, किस हॉस्पिटल में एक दिन ऐसा होने की संभावना ज्यादा है जहां 60% से ज्यादा बच्चे लड़के हों? ज्यादातर लोग कहते हैं दोनों में बराबर, पर सही जवाब है छोटे हॉस्पिटल में, क्योंकि जब सैंपल छोटा होता है तो वेरिएशन बड़ी होती है, लेकिन हमारा माइंड नंबर ऑफ केसेस को इग्नोर कर देता है, वो सिर्फ पैटर्न देखता है। सिस्टम एक कहता है दोनों हॉस्पिटल एक जैसे हैं, पर सिस्टम 2 जानता है साइज मैटर्स। ये इल्यूजन सिर्फ साइंस में नहीं, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी दिखता है। कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, 3 लोगों को पसंद आता है, कंपनी कहती है लोग इसे प्यार कर रहे हैं। कोई स्कूल के 2 स्टूडेंट्स टॉपर निकलते हैं, हम कहते हैं ये स्कूल बहुत अच्छा है। कोई पॉलिटिशियन के 2 स्पीचेस वायरल होते हैं, हम मान लेते हैं ये लीडर विजनरी है। हम कुछ उदाहरणों से ट्रेंड बना लेते हैं, पर वो ट्रेंड डेटा नहीं, इल्यूजन होता है। कहनेमान बताते हैं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिस्टम एक को सर्टेनिटी चाहिए, वो रैंडमनेस को सह नहीं पाता। वो चाहता है कि हर आउटकम प्रेडिक्टेबल लगे, इसलिए जैसे ही 2 या 3 उदाहरण दिखते हैं वो तुरंत कहता है मैंने पैटर्न पकड़ लिया। और सिस्टम 2 जो इस क्लेम की जांच कर सकता है वो या तो सो रहा होता है या थका हुआ। कभी किसी इन्वेस्टर को कहते सुना है मैंने 2 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया और दोनों ने प्रॉफिट दिया।
मतलब मुझे मार्केट की समझ है। यही इल्यूजन फाइनेंस में भी चलता है। लक को स्किल मान लेना, रैंडमनेस को स्ट्रैटेजी कहना, लॉ ऑफ स्मॉल नंबर्स का खेल है। हम जो सक्सेस देखते हैं वो बायस की रिफ्लेक्शन होती है, स्किल की नहीं। कहने मान कहते हैं जब डेटा छोटा होता है तो एक्सट्रीम्स ज्यादा दिखते हैं, यानी छोटे नमूने में कभी बहुत अच्छे तो कभी बहुत बुरे परिणाम दिख सकते हैं। हम सोचते हैं ये आउटस्टैंडिंग या टेरिबल परफॉर्मेंस है, पर असल में ये रैंडमनेस है। हम रेयर इवेंट्स को भी मीनिंगफुल बना देते हैं क्योंकि सिस्टम एक हर चीज को स्टोरी के रूप में देखता है, हर अनोमली को किसी कारण से जोड़ता है। ये बायस मीडिया में भी काम करता है। किसी छोटे गांव में क्राइम बढ़ता है, हेडलाइन बनती है, देश में अपराध बढ़ रहे हैं। कहीं 2 केसेस आते हैं वैक्सीन रिएक्शन के। लोग कहते हैं वैक्सीन डेंजरस है। सिस्टम एक को ये नहीं दिखता कि टोटल सैंपल क्या है, उसे सिर्फ ड्रामेटिक एग्जाम्पल्स चाहिए। और ड्रामा हमेशा छोटे डेटा से ही बनता है। लेकिन कहनेमान हमें सिखाते हैं बुद्धिमानी एक्साइटमेंट नहीं, पेशेंस से आती है। अगर आप किसी भी पैटर्न को समझना चाहते हैं तो पहले सैंपल साइज देखिए। जितना बड़ा डेटा उतना सच्चा ट्रूथ। छोटे नमूने क्लैरिटी नहीं देते, सिर्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, और वो खतरनाक है। सोचिए कितनी बार आपने किसी व्यक्ति को सिर्फ 2-3 इंटरैक्शंस में जज कर लिया, किसी ब्रांड, रिलीजन या कंट्री को बस एक एक्सपीरियंस से डिफाइन कर दिया। हम हर दिन लॉ ऑफ स्मॉल नंबर्स में जीते हैं। हम जो देखते हैं वही मान लेते हैं और जो नहीं दिखता उसे इग्नोर कर देते हैं। कहने मान कहते हैं ह्यूमन कॉन्फिडेंस इज बोर्न इन स्मॉल सैंपल्स। छोटे एग्जाम्पल्स हमें सर्टेनिटी देते हैं, पर सर्टेनिटी अक्सर झूठ होती है और इस झूठ में दुनिया चलती रहती है क्योंकि सिस्टम एक को झूठ से ज्यादा आराम मिलता है बजाय सच्चाई की कॉम्प्लेक्सिटी से। पर अगर हम चाहते हैं कि हमारी सोच गहराई पाए तो हमें सिस्टम 2 को एक्टिव रखना होगा। हर बार जब कोई पैटर्न दिखे तो खुद से पूछिए, क्या मेरे पास पर्याप्त डेटा है? क्या ये ट्रेंड नहीं, बस संयोग है? क्या मैं सच देख रहा हूं या बस जल्दी में कहानी बना रहा हूं? कहनेमान का 10वां सबक यही है। जो लोग छोटे डेटा से बड़े निष्कर्ष निकालते हैं वे सच नहीं, कंफर्ट ढूंढ रहे होते हैं। और जो व्यक्ति अपने कंफर्ट को तोड़ देता है वही सोचने की असली ताकत पाता है। तो अगली बार जब कोई कहे 2 बार ऐसा हुआ है इसलिए ये हमेशा ऐसा होता है, तो मुस्कुराइए और कहिए शायद सैंपल साइज छोटा है, क्योंकि यही अवेयरनेस आपको भीड़ की सोच से आजाद करती है। चैप्टर 11 एंकर्स। जब एक नंबर आपकी सोच को बांध लेता है, क्या कभी किसी ने आपको कोई कीमत बताई और आपने महसूस किया कि आपका मन उसी के आसपास सोचने लगा? जैसे कोई कहे ये फोन करीब 60,000 का होगा और भले ही असली कीमत 40,000 हो, आपको लगे अरे सस्ता तो है। यही है एंकरिंग इफेक्ट। हमारी सोच का वो अदृश्य लंगर जो हर राय, हर अनुमान, हर निर्णय को खींच लेता है। डैनियल कहनेमान कहते हैं एंकर्स हमारी सोच को डायरेक्शन नहीं, इल्यूजन देते हैं। हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र रूप से निर्णय ले रहे हैं, पर सच ये है कि हमारा दिमाग उस पहले नंबर या विचार से बंध जाता है जो हमें सुनने या देखने को मिला। वो एक इनविजिबल ग्रेविटी की तरह हमें नीचे खींचता रहता है। कभी किसी ने नेगोशिएशन में पहले ही बड़ी कीमत बोली और आपको महसूस हुआ कि उसके बाद आपके सारे काउंटर ऑफर्स उसी के आसपास घूमने लगे। या किसी ने कहा यह प्रोजेक्ट सिर्फ 2 हफ्तों में हो सकता है और अब आपके लिए 3 हफ्ते सडनली ज्यादा लगने लगे। यही है एंकरिंग का जादू, सटल पर शक्तिशाली। कहनेमान और ट्वर्स्की ने एक मशहूर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने लोगों से एक व्हील घुमाने को कहा। वो व्हील रुकता था किसी नंबर पर, मान लीजिए 10 या 65। फिर उनसे पूछा गया क्या अफ्रीकी देशों का प्रतिशत यूनाइटेड नेशंस में 10% से ज्यादा है या कम? जिन्होंने व्हील पर 10 देखा था
उनका औसत अनुमान 25% आया और जिनके व्हील पर 65 आया था उन्होंने 45% अनुमान लगाया, यानी व्हील का रैंडम नंबर जिसका सवाल से कोई लेना देना नहीं था उनकी सोच को एंकर कर गया। हमारे दिमाग को रेफरेंस चाहिए होता है, चाहे वो सही हो या गलत। सिस्टम एक को डायरेक्शन चाहिए और पहला नंबर उसे कंफर्ट देता है। उसके बाद आने वाला हर विचार उसी एंकर के आसपास घूमता है। हम उसे एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, पर कहनेमान कहते हैं हम कभी पूरी तरह एडजस्ट नहीं कर पाते। यानी अगर एंकर गलत है तो आपका पूरा जजमेंट गलत दिशा में चला जाएगा। सोचिए, रियल एस्टेट में अगर कोई घर पहले 1 करोड़ का क्वोट किया जाए तो बाद में 90 लाख की कीमत अट्रैक्टिव लगती है, पर अगर वही घर पहले 70 लाख बताया जाए तो 90 लाख एब्सर्ड लगने लगता है। घर वही है, लेकिन एंकर बदल गया, परसेप्शन बदल गया। एंकरिंग सिर्फ पैसों या डील्स में नहीं, रिश्तों और सेल्फ इमेज में भी काम करती है। अगर किसी ने आपको कहा तुम हमेशा देर करते हो, तो आपका मन अगली बार भी अपनी पंक्चुअलिटी उसी फ्रेम में मेजर करेगा। अगर किसी ने कहा तुम बहुत ऑनेस्ट हो, तो आप उस इमेज को मेंटेन करने के लिए बिहेवियर बदल लोगे। हम खुद को भी एंकर से डिफाइन करते हैं। लोग क्या कहते हैं, समाज क्या मानता है, पहली राय क्या बनी, वही हमारी रेफरेंस बन जाती है। कहनेमान बताते हैं कि एंकरिंग 2 तरह से काम करती है, डेलिबरेट और ऑटोमेटिक। डेलिबरेट एंकरिंग तब होती है जब कोई हमें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, जैसे सेल्समैन या एडवर्टाइजर। ऑटोमेटिक एंकरिंग तब होती है जब हमारा दिमाग खुद ही रेफरेंस बना लेता है, कभी किसी पुराने अनुभव से, कभी किसी फेमिलियर संख्या से। आपसे पूछा जाए गांधी जी की उम्र 120 साल थी जब उनका निधन हुआ, भले ही आप जानते हैं कि यह गलत है, पर आपका माइंड अब 120 के आसपास सोचेगा। वो सबकॉन्शियसली मान लेगा कि एक्चुअल नंबर 120 से कम है, पर फिर भी बहुत दूर नहीं। असल उम्र 78 थी, लेकिन एंकर ने परसेप्शन डिस्टोर्ट कर दिया। और यही एंकरिंग इफेक्ट हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को शेप करता है। जब कोई कहता है महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो हम हर कीमत को उसी नजर से देखने लगते हैं। जब कोई कहता है लोग आजकल सेल्फ सेंटर्ड है, तो हम दूसरों के व्यवहार में वही ढूंढने लगते हैं। एंकर हमारी एक्सपेक्टेशन सेट कर देता है और फिर माइंड उसे रियलिटी में ढाल देता है। कहनेमान चेतावनी देते हैं, एंकर्स सिर्फ बाहरी नहीं होते, भीतर भी होते हैं। हम खुद को जैसे डिफाइन करते हैं, वही हमारी इंटरनल एंकर्स बन जाते हैं। मैं क्रिएटिव नहीं हूं, मैं लकी हूं, मैं इंट्रोवर्ट हूं। ये सब सेल्फ एंकर्स हैं और हम अनजाने में अपनी ही कहानियों के कैदी बन जाते हैं, क्योंकि माइंड कोशिश करता है कि उसका व्यवहार उसके एंकर्स के अनुरूप रहे। तो क्या एंकरिंग से बचना संभव है? कहनेमान कहते हैं पूरी तरह नहीं, पर अवेयरनेस उसका एंटीडोट है। जब भी कोई आपको किसी नंबर, आइडिया या लेबल से फ्रेम करे, तो खुद से पूछिए, क्या ये एंकर सच है या बस एक शुरुआती रेफरेंस? अगर आप उसे देख सकते हैं, तो आप उससे ऊपर उठ सकते हैं, क्योंकि एंकर तभी ताकतवर है जब आप उसे इनविजिबल मानते हैं। एक बार जब वो दिख गया, तो उसका कंट्रोल खत्म हो जाता है। डैनियल कहनेमान का 11वां सबक यही है। हर सोच किसी एंकर से बंधी होती है, पर हर जागरूक इंसान उसे खोल सकता है। अगर आप देख पाते हैं कि आपका मन किस संख्या, किस राय, किस मेमोरी से बंधा है, तो आप अब सोच नहीं रहे, आप अपने सोचने को देख रहे हैं, और वहीं से शुरू होती है असली बुद्धिमत्ता। तो अगली बार जब कोई कीमत बोले, कोई राय दे या कोई तुलना करे, तो पॉज लीजिए, क्योंकि शायद वो एंकर नहीं, आपका अगला भ्रम हो। चैप्टर 12, द साइंस ऑफ अवेलेबिलिटी। जब यादें हमारी सच्चाई तय करती है। कभी कोई भयानक खबर देखी है, किसी हादसे की, किसी अपराध की, और फिर कई दिनों तक वही डर आपके दिमाग में बना रहा। आपने प्लेन क्रैश की एक खबर देखी और अचानक उड़ान से डर लगने लगा, या किसी हॉस्पिटल में नेग्लिजेंस की कहानी सुनी
और अब हर डॉक्टर पर शक होने लगा। यही है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, वो मानसिक शॉर्टकट जिसके जरिए हम ये मान लेते हैं कि जो चीजें याद करना आसान है वे ज्यादा सच, ज्यादा आम और ज्यादा संभावित है। डैनियल कहनेमान कहते हैं, हम फ्रीक्वेंसी को नहीं, ईज ऑफ रिकॉल को मापते हैं। यानी हमें किसी घटना के होने की संभावना उतनी लगती है जितनी आसानी से हम उसके उदाहरण याद कर पाते हैं। हम स्टैटिस्टिक्स नहीं, स्टोरीज पर भरोसा करते हैं। हम डेटा नहीं गिनते, बस विविड इमेजेस को रिपीट करते हैं। सोचिए, अगर मैं कहूं कितनी महिलाएं भारत में हार्ट डिजीज से मरती हैं, तो आप शायद कैंसर या चाइल्ड बर्थ कॉम्प्लिकेशन सोचेंगे, क्योंकि हार्ट डिजीज पर हम कम सुनते हैं। लेकिन कैंसर स्टोरीज ड्रामेटिक हैं, मीडिया में दिखती हैं, इसलिए दिमाग को वही सच लगता है। सिस्टम एक कहता है जो विविड है वो फ्रीक्वेंट है, पर ट्रूथ हमेशा इतना लाउड नहीं होता। अवेलेबिलिटी बायस हमारे डर, हमारे फैसले और हमारे दृष्टिकोण तीनों को शेप करता है। जैसे किसी शहर में एक बड़ा हादसा होता है तो लोग सोचते हैं कि वो शहर अनसेफ है, भले ही स्टैटिस्टिक्स कुछ और कहें, क्योंकि उनके माइंड में विविड पिक्चर्स बस चुकी है। दिमाग इमेजेस से रियलिटी बनाता है और नंबर्स को पीछे छोड़ देता है। कहनेमान ने एक प्रयोग किया। लोगों से पूछा गया, क्या के से शुरू होने वाले अंग्रेजी शब्द ज्यादा है या ऐसे शब्द जिनमें के तीसरे स्थान पर आता है? ज्यादातर लोगों ने कहा शायद जो के से शुरू होते हैं, क्योंकि ऐसे शब्द याद करना आसान था, किंग, किचन, काइट। पर असल में के तीसरे अक्षर वाले शब्द ज्यादा है। मगर दिमाग रिकॉल की सरलता को फ्रीक्वेंसी समझ लेता है। यही है अवेलेबिलिटी बायस। सहज यादें असहज सच्चाई से ज्यादा ताकतवर है। हमारा माइंड हर दिन इस ह्यूरिस्टिक का इस्तेमाल करता है। अगर आपने हाल ही में किसी दोस्त की शादी देखी तो आपको लगेगा कि हर कोई शादी कर रहा है। अगर आपने किसी स्कैम की खबर पढ़ी तो लगेगा कि हर पॉलिटिशियन करप्ट है। जो याद में ताजा है वही वास्तविक लगता है। कहनेमान कहते हैं, हमारा दिमाग स्टैटिस्टिकल वर्ल्ड में नहीं, नैरेटिव वर्ल्ड में रहता है, और नैरेटिव्स वही जिंदा रहते हैं जो इमोशनली चार्ज्ड हो। इसलिए न्यूज चैनल्स, मूवीज और सोशल मीडिया हमारे परसेप्शन को मैनिपुलेट करते हैं। हर शॉकिंग स्टोरी हमारे माइंड की गैलरी में जगह बना लेती है और वो गैलरी ही हमारी सोच का रियलिटी मैप बन जाती है। सोचिए, एक सर्वे में लोगों से पूछा गया कि कितने लोग शार्क अटैक में मारे जाते हैं। औसत अनुमान वास्तविक आंकड़ों से 100 गुना ज्यादा था, क्योंकि मूवीज और हेडलाइंस में शार्क अटैक्स ड्रामाटाइज होते हैं। किसी ने कभी हार्ट डिजीज डेथ्स की सेंसेशनल फुटेज नहीं देखी, इसलिए वो खतरा हमें ऑर्डिनरी लगता है, हालांकि स्टैटिस्टिकली वही सबसे बड़ा किलर है। सिस्टम एक विविडनेस से हिप्नोटाइज्ड हो जाता है। वो कहता है, अगर मुझे याद है तो ये कॉमन होगा। और सिस्टम 2 जो इसे जान सकता है वो या तो डिस्ट्रैक्टेड होता है या थका हुआ। हम हर बार स्टैटिस्टिकल रीजनिंग को छोड़कर मेमोरी रीजनिंग अपनाते हैं। अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक सिर्फ डर नहीं, ऑप्टिमिज्म भी पैदा करती है। अगर आपने कुछ सक्सेस स्टोरीज देखी, 2 एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने कॉलेज छोड़ा और करोड़पति बन गए, तो आपका माइंड सोचने लगता है शायद मैं भी कर सकता हूं, क्योंकि वो एग्जाम्पल्स ताजा है, इंस्पायरिंग है, विविड है, लेकिन वो रेयर है और आपका दिमाग रेयरिटी को पॉसिबिलिटी समझ लेता है। यही कारण है कि लोग लॉटरी टिकट्स खरीदते हैं, क्योंकि एक जैकपॉट विनर का चेहरा उन्हें याद रहता है, लाखों लूजर्स की खामोशी नहीं। कहनेमान कहते हैं, रियलिटी साइलेंट होती है, मेमोरी नॉजी। जो चीजें हमें बार बार सुनाई देती है वे हमारी परसीव्ड ट्रूथ बन जाती है। और यही बायस मीडिया, राजनीति और एडवर्टाइजिंग के हाथ में सबसे शक्तिशाली हथियार है। अगर किसी बात को बार बार रिपीट करो तो दिमाग उसे फैमिलियरिटी की वजह से सत्य मान लेता है। यह है इल्यूजन ऑफ ट्रूथ। जो बार बार सुनी जाती है वो सही लगती है। तो क्या हम इससे बच सकते हैं? शायद पूरी तरह नहीं, लेकिन अवेयरनेस हमारी सबसे बड़ी ढाल है।
जब भी कोई घटना हमें ज्यादा शॉकिंग लगे या कोई स्टोरी बहुत रील लगे, तो खुद से पूछिए, क्या ये सच में कॉमन है या बस विविड है? क्या ये मेरी मेमोरी का असर है या दुनिया की सच्चाई? कहनेमान का 12वां सबक यही सिखाता है। जो बातें सबसे ज्यादा याद रहती है वो जरूरी नहीं कि सबसे ज्यादा सच हो। मेमोरी झूठ नहीं बोलती, पर वो एडिटिंग जरूर करती है। और जो व्यक्ति अपनी यादों की इस एडिटिंग को पहचान लेता है, वो परसेप्शन से नहीं, वास्तविकता से जीना सीखता है। तो अगली बार जब कोई इमेज, कोई स्टोरी, कोई न्यूज आपको इंस्टेंटली सच लगे, थोड़ा रुकिए, थोड़ा सोचिए, क्योंकि शायद वो आपकी याद नहीं, आपकी सोच को लिख रही है। कभी ध्यान दिया है हम हर दिन कितनी कहानियों पर भरोसा कर लेते हैं? 2 उदाहरण, एक आंकड़ा, एक हेडलाइन, और बस हमारा माइंड सर्टेनिटी महसूस करने लगता है। वो भूल जाता है कि हर छोटा सैंपल झूठ बोल सकता है, हर पहला नंबर एक एंकर बन सकता है, और हर विविड मेमोरी बस एक इल्यूजन हो सकती है। डैनियल कहनेमान हमें यही सिखाते हैं कि सच्चाई लाउड नहीं होती, वो अक्सर स्टैटिस्टिकल होती है। और स्टैटिस्टिकल सच्चाई को समझने के लिए हमें इमोशन नहीं, पेशेंस चाहिए। हमारा माइंड छोटे डेटा से कंफर्ट ढूंढता है, एंकरिंग से डायरेक्शन चाहता है, और यादों से मीनिंग बनाता है। पर असली बुद्धिमत्ता तब आती है जब हम इन तीनों से ऊपर उठना सीखते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति अपने दिमाग की इन इनविजिबल स्ट्रिंग्स को देख लेता है, वो अब कंट्रोल्ड नहीं रहता। वो जानता है हर बार जब उसका मन पैटर्न ढूंढेगा, वो खुद से पूछेगा, क्या ये सच है या बस कन्वीनियंट स्टोरी? हर बार जब कोई नंबर सुनाई देगा, वो ठहरेगा, क्या ये एंकर है या रियलिटी? और जब कोई विविड स्टोरी उसकी राय को हिलाएगी, वो मुस्कुराएगा, शायद ये बस मेमोरी की ट्रिक है। यही पॉजी सोच की मैच्योरिटी है। यही वो जगह है जहां से फास्ट थिंकिंग खत्म होती है और स्लो अंडरस्टैंडिंग शुरू होती है। डैनियल कहनेमान का 4था सबक हमें यही कहता है, स्मार्ट वो नहीं जो ज्यादा जानता है, बल्कि वो जो अपनी सोच की गलती पहचानता है। आप सुन रहे थे ऑडियो बुक 177, जहां हर किताब आपकी सोच का आईना बनती है। अगर इस भाग ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपने कौन सा इल्यूजन खुद में पकड़ा, और सब्सक्राइब करें ताकि अगला भाग, ओवर कॉन्फिडेंस द इल्यूजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सीधे आपकी अवेयरनेस तक पहुंचे। क्योंकि अगला अध्याय सिर्फ सोच नहीं बदलेगा, आपके कॉन्फिडेंट होने का मतलब ही बदल देगा।